नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बेमौसम बारिश बड़ी आफत, लाखों एकड़ में खड़ी फसलें तबाह, फलों और सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका, राज्यसभा में होगी चर्चा। स्वाइन फ्लू से अब तक 1115 मौत, केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, टाइप सी लक्षण होने पर ही जांच। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में मतभेद गहराए, 4 मार्च को पीएसी की बैठक, के शर्मा होंगे दिल्ली के नए मुख्य सचिव। सार्क देशों की यात्रा पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे विदेश सचिव, सभी आपसी मामलों पर चर्चा की उम्मीद, सरताज अजीज के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम। रूस में विपक्षी नेता बोरिस नेमत्सोव की हत्या के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला जारी, ओबामा ने पुतिन की भूमिका पर उठाए सवाल। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ऐसे समय में हुई है जब गेहूं, चने, ज्वार की फसल कटने में कुछ ही दिन रह गए थे। अब पानी से खड़ी फसल की बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया है। किसानों के मुताबिक उनकी 25 से 40% खेती बर्बाद हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ महाराष्ट्र में ही 1000 करोड़ रुपए की फसल का नुकसान हो सकता है। आज राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। किसानों की जिंदगी में आस लेकर आई गेहूं की खड़ी फसल झुक गई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने खेतों में पानी भर दिया। अगर जल्द से जल्द इस पानी को नहीं निकाला जाता तो पूरी फसल के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया है। उससे जो है ज्यादा पानी भर गया, नरम मिट्टी थी और गेहूं की बाल कच्ची थी, लेकिन वजन ऊपर होने के कारण जो है तेज हवाएं चली और सारी फसल जो है बिल्कुल ध्वस्त हो गई। हाँ, जो बारिश लगातार हो रही है और साथ में हवा भी चलती है, इसमें लॉजिंग होने से जो डिगने से फसल का झाड़ तो कम थोड़ा होगा। बेमौसम की बरसात से महाराष्ट्र के किसान भी दुखी हैं। उनकी ज्वार, चने और गेहूं की फसल पानी की भेंट चढ़ गई है। आम पर आए बौर भी झड़ गए हैं। नुकसान हुआ है, ये वादળી बारिश हुई है, इससे हमारा जो फसल है गेहूं फसल, वो फसल खेती में नीचे गिर गया है। जो उसका उम्बी जो पका था वो अभी मट्टी में मिल गया है। वो मट्टी के वजह से वो उम्बी का जो दाना है वो पूरा काला हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बरसात का ये दायरा काफी बड़ा था, जिसने पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और विदर्भ में भी भारी तबाही मचाई। फिलहाल सरकार इस क्षति का आकलन लगाने में जुटी है, लेकिन स्थानीय लोगों की बात माने तो उनकी 25 से लेकर 40% तक की फसल नष्ट हो चुकी है, जिसमें सब्जियां और फल भी शामिल हैं। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इनके दामों में बढ़ोतरी देखने को मिले। मौसम विभाग की माने तो मुसीबत अभी टली नहीं है। 7 तारीख से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उत्तर भारत में और बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो बसंत से ठीक पहले की ये बारिश पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है। घाटी में पिछले 2 दिनों से पूरा श्रीनगर बर्फ की चादर ओढ़े दिख रहा है। कई रास्ते बर्फबारी के चलते बंद हो गए हैं, जिसके चलते आने जाने में अवरोध पड़ा है। हालांकि हिमाचल में हो रही बर्फबारी से खासकर कारोबारी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि जैसे ही मौसम थोड़ा साफ होगा, मैदानी इलाकों के पर्यटक यहां का रुख करेंगे, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा। दूसरी तरफ देश भर में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक इस बीमारी से 1115 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों ने अब मरीजों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। नए निर्देशों के तहत स्वाइन फ्लू का टेस्ट तभी मुमकिन है जब मरीज में टाइप सी के लक्षण पाए जाएंगे। ऐसे में बीमारी का पता देर से चलेगा और स्वाइन फ्लू को रोकने में मुश्किल हो सकती है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रोजाना कई मरीज स्वाइन फ्लू के लक्षण से पीड़ित होकर ओपीडी में चेकअप के लिए आते हैं। इन्हें बुखार बताकर सामान्य दवाइयां दी जा रही हैं। ऐसे मरीजों को स्वाइन फ्लू की दवा के बारे में न तो डॉक्टर सलाह देते हैं और न ही जांच के लिए आगे भेजा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वाइन फ्लू के ट्रीटमेंट और चेकअप के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें स्वाइन फ्लू के लक्षणों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। शुरुआती 3 कैटेगरी में किसी भी तरह की टेस्टिंग की जरूरत को नहीं कहा गया है। हमें ऐसे कई मरीज मिले
जो स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं, लेकिन न तो उनका टेस्ट सरकारी अस्पताल में हो रहा है और न ही प्राइवेट लैब में। इनको पहले करना चाहिए, ये स्टेज 3 की वेट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों स्टेज 3 की वेट करते हैं। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी लैब भी सरकार के दिशा निर्देशों की पुष्टि कर रहे हैं। पहले निजी लैब में टेस्ट कराना आसान था, मगर अब डॉक्टर की सलाह अनिवार्य है। काफ़ी असमंजस वाली बात हो जाती है। यस, वी आर एब्सोल्युटली इन डायलेमा व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स कम। कई बार सीखते हैं कि भाई हम लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम लोग एज अ मैटर ऑफ अबंडेंट कॉशन हम लोग टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो क्या आप क्यों नहीं करते उस चीज़ के लिए, आप क्यों नहीं टेस्ट करते। पर हमें उन्हें बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, देखिए एज पर द गाइडलाइंस आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, उनकी प्रिस्क्रिप्शन लेकर आइए। सरकार का मानना है कि लोगों में स्वाइन फ्लू को लेकर निराधार भय है। ऐसे में स्वाइन फ्लू के लक्षण न होने की सूरत में लोग जांच चाहते हैं, जिसकी जरूरत नहीं। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, अलर्ट होने की आवश्यकता है। इसमें कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें थोड़ा बुखार होगा, खारिश होगी, खांसी होगी, और ये दिस कैन बी स्वाइन फ्लू, H1N1 वायरस ऑल्सो, इट मे नॉट बी। सरकार के दावों से उलट देश भर में स्वाइन फ्लू से 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि अब तक इसकी चपेट में 20,000 लोग आ चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सवाल यह है कि आखिर सरकार क्यों मरीजों की संख्या कम बताकर हालात की गंभीरता से आंखें मूंद रही है। कैमरामैन जुनैद के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और आइए अब खास नजर डालते हैं संसद में आज के कामकाज पर। लोकसभा में आज बीमा विधि संशोधन विधेयक 2015 पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली विधेयक को सदन में पेश करेंगे। विधेयक पहले से लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा। इस विधेयक में बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 26 से बढ़ाकर 49% करने का प्रस्ताव है। राज्यसभा की प्रवर समिति ने भी एफडीआई की सीमा बढ़ाने का समर्थन किया था। विधेयक में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा पर जोर दिया गया है। बीमा कंपनियों पर नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने में बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। बीमा सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुंचाने के लिए पूंजी निवेश की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेश की सीमा में इजाफा किया गया है। कंपनी पर भारतीय मालिकाना हक और नियंत्रण की व्यवस्था बरकरार रखी गई है। विधेयक के जरिए 1938, 1972 और 1999 के कानून में बदलाव किया जाएगा। हालांकि लेफ्ट फ्रंट विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का विरोध भी कर रहे हैं। साथ ही लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हो गया है। सरकार ने इससे जुड़ा अध्यादेश वापस लेने के बाद यह विधेयक पेश किया था। इसमें भारतीय मूल के लोगों को आजीवन वीजा की सुविधा देने का प्रावधान है। साथ ही इसमें भारतीय मूल के लोगों यानी PIO और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI का विलय किया गया है। इसमें भारतीय से शादी करने वाले विदेशी नागरिक को नागरिकता हासिल करने के लिए लगातार 1 साल तक देश में रहने से रियायत दी गई है। इस विधेयक के जरिए नागरिकता कानून में प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण को उदार बनाने के साथ उनसे जुड़े प्रावधान को लागू करने से जुड़ी खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। चर्चा के दौरान सदस्यों ने इस पर अध्यादेश लाने की सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। As I have stated, all the honorable members have raised various points, and we have taken note of all the points very carefully, and we have very open-minded to ensure that in implementing the whole provisions of this act, there will be no case of harassment, there will be no case of unnecessary putting trouble to all our brothers and sisters of Indian origin who are living across the globe. आंतरिक लोकतंत्र को लेकर आम आदमी पार्टी की कला फिर सामने आ गई है। पार्टी का एक धड़ा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तानाशाही का आरोप लगा रहा है। माना जा रहा है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। आम आदमी पार्टी में मतभेद के बीच पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 4 मार्च को बुलाई गई है। बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नेताओं के नाम लिए बिना इन पर गंभीर आरोप लगाए। सर्वसम्मति से फैसला लिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कि अरविंद केजरीवाल हमारे राष्ट्रीय संयोजक रहेंगे, उनको बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कल शांति भूषण जी का एक बयान छपा उत्तर प्रदेश के सारे अखबारों में, दैनिक जागरण से लेकर सारे अखबारों में, कि अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने
पार्टी को चलाने के तौर तरीके पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत भूषण ने 26 फरवरी को पत्र लिखकर पार्टी के अंदर पारदर्शिता लागू करने की मांग की थी। उधर योगेंद्र यादव ने ट्वीट करके मतभेद की खबरों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये वक्त बड़ी जीत के बाद बड़े मन से बड़ा काम करने का है। पार्टी नेता आशुतोष इस पूरे विवाद को अलग नजरिए से देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये विचारों का समुद्र मंथन है, और विचारों का समुद्र मंथन में एक तरफ वो हैं जो अल्ट्रा लेफ्टिज्म की बात करते हैं, दूसरा वो जो नया समाज निकल रहा, नई राजनीति, क्लीन पॉलिटिक्स, अफोर्डेबल पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच पार्टी को तय करना, पार्टी आगे कहां जाएगी। वाद होगा तो विवाद होगा, विवाद होगा तो संवाद होगा, तो संवाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी आम आदमी पार्टी में कलह सामने आई थी। तब भी योगेंद्र यादव ने राजनीतिक मामलों की समिति से इस्तीफा दिया था। राजनीति में लोकतांत्रिकरण के सपने को लेकर ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी खुद की पार्टी के अंदर लोकतांत्रिकरण को कितना लागू करते हैं, या इसकी मांग करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए अरुणा ठाकुर के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। वरिष्ठ IAS अधिकारी KK शर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव होंगे। गृह मंत्रालय ने गोवा के मुख्य सचिव शर्मा की नियुक्ति को सोमवार को मंजूरी दी। मंत्रालय ने 1983 बैच की IAS अधिकारी KK शर्मा की दिल्ली सरकार में नियुक्ति को उचित बताया है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की तरफ से सुझाए गए 3 नामों को खारिज कर दिया था। केजरीवाल के मुख्य सचिव पद के लिए पहली पसंद RS नेगी थे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने वरीयता के आधार पर खारिज कर दिया था। और चुनाव दर चुनाव हार के बाद कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। अप्रैल में अधिवेशन से पहले कांग्रेस ने 5 प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया है। बदलावों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पसंद साफ दिखाई दे रही है। पार्टी के बड़े नेता संगठन में और बदलावों से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के 9 महीने बाद कांग्रेस ने राज्य इकाइयों में बड़े बदलाव किए हैं। अरविंदर सिंह लवली की जगह अजय माकन को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। महाराष्ट्र में माणिक राव ठाकरे की जगह अशोक चौहान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। गुलाम अहमद मीर अब जम्मू कश्मीर के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे, जबकि भरत सिंह सोलंकी को गुजरात और उत्तम रेड्डी को तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा संजय निरुपम को मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद इन नेताओं ने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई। दिल्ली की राजनीति से ज्यादा वाकिफ हूं बनिस्बत केंद्र की राजनीति से। संगठन खड़ा करने की जरूरत है, मुद्दों के ऊपर आगे कार्य करने की जरूरत है। हम मुद्दे उठाएंगे, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका हम दिल्ली में निभाएंगे। ये समझ लीजिए कि मुंबई की जनता कांग्रेस से बेपनाह प्रेम करती थी, और वो प्रेम कहीं ना कहीं कम हो गया। कहीं ना कहीं उनका विश्वास हम में टूट गया है। उस विश्वास को फिर से जीतना। कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने राज्यों के स्तर पर हुए इन बदलावों का स्वागत किया है और साथ ही कुछ और बदलावों के संकेत भी दिए हैं। Well, the changes were scheduled. Many of them had been there for some time. Some of them had resigned. So it's the right thing. They all bear a stamp of Mr. Rahul Gandhi. वो बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और मिनिस्टर रहे हैं, 12 साल से MLA रहे हैं। कांग्रेस की पसंद की टीम बनी है और राहुल जी और सोनिया जी का इसमें आदेश हुआ। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी की पसंद के मुताबिक संगठन में बड़े बदलाव होंगे। इसके साथ ही पार्टी के भीतर राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा फिर जोर पकड़ चुकी है। अब अप्रैल में AICC का सेशन है, उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। हम तो उम्मीद यही करते हैं और हम चाहते भी हैं कि वो जल्दी से जल्दी प्रेसिडेंट बने। Yes, I'm very glad that my state we have a new PCC young man called Mr. Uttam Kumar Reddy, and so we look forward to active times and give a run for the money to the KCR government. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इन बदलावों को पहले ही राहुल गांधी की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी थी, जबकि जल्दी ही पंजाब सहित कुछ और प्रदेशों के अध्यक्षों को भी बदला जा सकता है। अगले महीने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने से पहले ही ये बदलाव देखे जा सकते हैं। नवविक्रम सिंह के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के विवादित बयान से खुद को अलग कर लिया है। सोमवार को संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने इस मसले पर प्रधानमंत्री से बयान की मांग करते हुए वॉकआउट किया। सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव का श्रेय राज्य की जनता के साथ सुरक्षा बलों और चुनाव आयोग को जाता है, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद अपने बयान पर कायम है। मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी ये कह दिया, जो जम्मू कश्मीर में अब की बार असेंबली चुनाव हुए
उनके भी एसेट्स हैं, हुर्रियत है और मिलिटेंट है। खुदा न खास्ता अगर वो इसको कुछ करते, कुछ ऐसा काम करते, इतना चुनाव नहीं होता, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के इस बयान पर संसद में सोमवार को जमकर अवरोध हुआ। दोनों ही सदनों में विपक्षी दलों ने बयान की निंदा की और प्रधानमंत्री से बयान की मांग की। जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ है मौजूद तो वो उनको ये क्लैरिफाई करना चाहिए, इन चीजों को मेरी सहमति नहीं है और मैं इस देश के खिलाफ अगर कोई भी करता है तो उसको मान, वो रेजोल्यूशन आप लाइए, हम सारे लोग एक दिल से आपको सपोर्ट करेंगे। दिस स्टेटमेंट आई वुड से इज बॉर्डरिंग एंटी नेशनल स्टेटमेंट। दिस इज अ वायलेशन ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच विवादित बयान से संबंधित कोई बात नहीं हुई। राज्यसभा में भी संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सरकार की तरफ से सफाई दी कि इस मुद्दे पर जो मुद्दा आज सदन में उठाया गया है, इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसलिए मैं समझता हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री को यहाँ पर आकर स्टेटमेंट देने का कोई प्रश्न ही नहीं। जम्मू कश्मीर और लेह और लद्दाख की जनता और साथ ही साथ हम चुनाव आयोग को और साथ ही साथ चुनाव आयोग के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा बल है, केंद्रीय सुरक्षा बल है, उनको बधाई देते हैं। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के बयान की मांग न माने जाने पर कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सईद से माफी की मांग की है। वहीं बयान पर विवाद बढ़ने के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद खुद सामने आए और बयान का बचाव किया। They recognize this institution of democracy और मैं कोई नहीं, I don't want to content, जो मैंने कह दिया है यही कह दिया है, स्टैंड बाय। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई है। रविवार को मुफ्ती मोहम्मद सईद समेत 25 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी। श्याम सुंदर के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों का संसार। भारतीय समाज के ऊपर टेलीविजन का असर बढ़ गया काफी। मीडिया पावरफुल है। गायब है सरोकार। 10-10, 12-12 चैनल बड़े बड़े घरानों ने खरीदे हुए। प्रिंट मीडिया की एक सीमाएं हैं। बाजार की मार। टेलीविजन सेलिब्रिटी का निर्माण। मीडिया कितना जिम्मेदार? सब चीज बॉटम लाइन पे आ गई है कि उस पर इतना खर्चा होगा, उससे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए मीडिया मंथन शनिवार दोपहर 12 बजे, शाम 7:30 बजे और रविवार शाम 4 बजे। सरकार संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राथमिकताओं में डिजिटल इंडिया को काफी अहमियत दी। सरकार के लिए ये कितनी अहम योजना है, इसकी झलक राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी दिखाई दी। बजट में भी सरकार ने योजना को खास अहमियत दी है। सरकार को उम्मीद है कि डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद 5 करोड़ लोगों को नौकरी भी मिलेगी। संसद के संयुक्त सत्र के दौरान अभिभाषण में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का जिक्र किया। इस योजना का मकसद भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। My government has envisioned an ambitious umbrella program, Digital India, to prepare India for technology-based transformation and citizen-centric ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। सरकार के मुताबिक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 9 प्रमुख उद्देश्य हैं। इनमें देश भर की 2.5 लाख पंचायतों को जोड़ने के लिए ब्रॉडबैंड हाईवेज का निर्माण, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी, सभी सरकारी विभागों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाने के लिए पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम,
प्रौद्योगिकी के जरिए सरकार को सुधारने के लिए ई गवर्नेंस, स्वास्थ्य, न्याय, पुलिस और बैंकों की सुविधाओं के लिए ई क्रांति, सूचना और दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुंच के लिए सभी को जानकारी, 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में आत्मनिर्भरता, गांव और छोटे शहरों में लोगों को आईटी से जुड़ी नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करने के मकसद से रोजगार पर सूचना प्रौद्योगिकी और योजना के लिए बुलंदी ढांचे में विकास के लिए अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स शामिल हैं। वित्त मंत्री ने डिजिटल इंडिया के लिए मौजूदा बजट में 2510 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार संभालने के तुरंत बाद लाल किले की प्राचीर से पहले भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे जाहिर किए। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। सरकार जिस रफ्तार से इस योजना को अमली जामा पहना रही है, उससे वो दिन दूर नहीं जब एक क्लिक से लोगों को हर सुविधा मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश सचिव एस जयशंकर आज से इस्लामाबाद के दौरे पर हैं। यहां वो पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी के साथ उनकी औपचारिक बातचीत होगी। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत का कौन सा एजेंडा शामिल होगा, इसका फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसे भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। विदेश सचिव का पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष सहायक तारिक फहीम से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। वहीं फ्रांस में भारत के राजदूत अरुण सिंह अमेरिका में भारत के नए राजदूत होंगे। भारत ने अरुण सिंह की नियुक्ति के बारे में आधिकारिक जानकारी अमेरिका को भेज दी है। भारतीय विदेश सेवा के 1979 बैच के अधिकारी अरुण सिंह हाल ही में विदेश सचिव बनाए गए। अमेरिकी राजदूत एस जयशंकर की जगह वो लेंगे। अधिकारियों के मुताबिक सरकार बहरीन में भारतीय राजदूत मोहन कुमार को अरुण सिंह की जगह फ्रांस में राजदूत बनाने पर विचार कर रही है, लेकिन इन फैसलों पर अमल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रैल में होने वाली पेरिस यात्रा के बाद होगा। अरुण सिंह 5 साल तक मिशन ऑफ वॉशिंगटन के उप प्रमुख रह चुके हैं। इसके अलावा वो विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान डिवीजन के प्रभारी संयुक्त सचिव भी रहे हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ अदालत की इजाजत के बगैर कोई और मामला दर्ज करने पर रोक लगा दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से 5 मार्च को लखवी की गिरफ्तारी के मामले में जवाब तलब किया है। लखवी के वकील ने अदालत को बताया कि सरकार उनके मुवक्किल के खिलाफ एक और मामला दर्ज करने की योजना बना रही है, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया। लखवी पर 2008 के मुंबई हमलों की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का आरोप है। इस हमले में 166 लोगों की जान चली गई थी। रूस के पूर्व उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक बोरिस नेमत्सेव की हत्या के बाद लोगों में खासा रोष है। हत्या के विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला और तेज हो गया है। बोरिस की शुक्रवार को रूस के एक रेस्टोरेंट से घर जाते वक्त अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। बोरिस नेमत्सेव की हत्या की रूस समेत पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। बोरिस को पुतिन के बड़े आलोचकों में गिना जाता था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ बातचीत को सार्थक बताया है, लेकिन कहा है कि अब भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। रॉयटर्स को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने चीन, यूक्रेन और क्यूबा मसले पर विस्तार से चर्चा की। ईरान और दुनिया के 5 बड़े देशों के बीच वार्ता अब भी किसी परिणाम तक नहीं पहुंची है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इसे लेकर काफी आशावान हैं। If in fact Iran can accept terms that would ensure a 1-year breakout period for 10 years or longer, and during that period we know Iran is not developing a nuclear weapon. We have inspectors on the ground that give us assurances that they're not creating a covert program. अपने इंटरव्यू में बराक ओबामा ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए चीन के नए नियमों की जमकर आलोचना की। They've got a couple of laws that are working their way through the system that would essentially force all foreign companies, including U.S. companies, to turn over to the Chinese government mechanisms where they could snoop and keep track of all the users of those services. And as you might imagine, tech companies are not going to be willing to do that.
राष्ट्रपति ओबामा क्यूबा के साथ शुरू हुई अमेरिकी पहल को लेकर काफी आशावान दिखे। Keep in mind that our expectation has never been that we'd achieve full normalization immediately. There's a lot of work that still has to be done, but we are going down a path in which we can open up our relations to Cuba in a way that ultimately will prompt more change in Cuba, and we're already seeing it. इन मुद्दों के अलावा बराक ओबामा ने यूक्रेन में पुतिन की भूमिका पर सवाल उठाए और रूस के प्रतिपक्ष के नेता बोरिस नेमत्सोव की हत्या की निंदा की। Freedom of the press, freedom of assembly, freedom of information, basic civil rights and civil liberties inside of Russia are in much worse shape now than they were 4 or 5, 10 years ago. ओबामा ने अपने इंटरव्यू में दुनिया के तमाम मसलों पर चर्चा की, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो अपनी योजनाओं के लिए अपने ही देश में सहमति जुटा पाएं, क्योंकि अब अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन्स की संख्या ज्यादा है और वो ओबामा की कई नीतियों पर सवाल उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका ने लिट्टे संघर्ष के दौरान हुए कथित मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र से मदद की अपील की है। जिनेवा में 28वीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीलंका के विदेश मंत्री मंगला संबीरा ने कहा कि नई सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर श्रीलंका से कई बार जवाब मांग चुका है। समरवीरा ने परिषद को भरोसा दिलाया कि इस संबंध में सरकार हर मुमकिन सहयोग करेगी। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में 50 का दशक शंकर जयकिशन, नौशाद, एस.डी. बर्मन और ओपी नैयर जैसे बड़े संगीतकारों के नाम रहा, लेकिन इन चमकते सितारों की भीड़ में एक संगीतकार संघर्ष करके अपने आप को स्थापित करने में लगा था। वो थे रवि। आज उनकी जयंती है। आइए याद करते हैं फिल्म संगीत में उनके योगदान को। माफ कीजिएगा, किसी वजह से ये हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बेमौसम बारिश बनी आफत, लाखों एकड़ में खड़ी फसलें तबाह, फलों और सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका, राज्यसभा में होगी चर्चा। स्वाइन फ्लू से अब तक 1115 मौत, केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, टाइप सी लक्षण होने पर ही जांच। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में मतभेद गहराए, 4 मार्च को पीएससी की बैठक, के शर्मा होंगे दिल्ली के नए मुख्य सचिव। सार्क देशों की यात्रा पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे विदेश सचिव, सभी आपसी मामलों पर चर्चा की उम्मीद, सरताज अजीज के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम। रूस में विपक्षी नेता बोरिस नेमत्सोव की हत्या के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला जारी, ओबामा ने पुतिन की भूमिका पर उठाए सवाल।